नोबल द्वारा बनाई गई कंपनी, जो डायनामाइट बनाने वाली पहली कंपनी थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसे नोबल डायनामाइट ट्रस्ट कंपनी कहा जाता था और उन्होंने स्वीडन में पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिव बोलागेट एबी को बनाया था। ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। एल्फ्रेड को कंपनी में 49.6% शेयर मिले और कैश पेमेंट भी मिला। एल्फ्रेड की दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी 1865 में बनाई गई थी। उन्होंने बाद में अपने शेयर बेचे और उन्हें पेटेंट से पैसे भी मिले। एल्फ्रेड ने 1865 में स्वीडन छोड़ दिया और कभी कभार यात्राओं के अलावा कभी नहीं लौटे। जर्मनी में उन्होंने अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद क्रमल में एक कारखाना खोला। उनकी 2 स्वीडिश व्यापारियों ने मदद की, जिन्होंने उन्हें काम करने के लिए एक जगह भी दी। जर्मन कंपनी में उनके पास 57% शेयर थे। एल्फ्रेड 1866 में अमेरिका गए। वे खास तौर पर अपने पेटेंट को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर एक और नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी खोली। उन्हें $10,000 कैश और 25% पेटेंट ट्रांसफर करने के लिए मिले। एक कारखाना भी बनाया गया था जो 3 साल बाद एक्सप्लोसिव के कारण बर्बाद हो गया था। कंपनी ने आखिर में प्रोडक्शन बंद कर दिया और आगे 1868 में नोबेल इंग्लैंड गए और कई जगह घूमे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी बनाई हुई चीजों को दिखाया। उन्होंने मीडिया को अपनी चीजें कमर्शलाइज करने के लिए बुलाया। इस तरीके से बातचीत 3 साल तक चली और ब्रिटिश डायनामाइट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1871 में हुई, यानी कि 1871 में। एल्फ्रेड के पास कंपनी के आधे शेयर थे। 1869 में नोबल फ्रांस में पॉल बॉब नामक एक शख्स से मिले। उसके बाद पॉलिल्स में एक और कारखाना बनाया गया। अपने बाद के सालों में एल्फ्रेड ने स्वीडन में कंपनी बोफोर्स खरीद ली। सौदे के एक हिस्से में एक हवेली भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ गर्मियों के दौरान करते थे। उनकी सभी कंपनियों से प्रॉफिट हो रहे थे। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में जर्मन कंपनी सबसे अच्छी साबित हुई। स्विस और इटालियन कंपनीज को कोई भी फायदा नहीं हुआ। फ्रांसीसी कंपनी को फायदा कमाने में टाइम लगा। स्पेनिश कंपनी शुरू से ही सक्सेसफुल रही थी और ब्रिटिश कंपनी तो एक छोटी सी कंपनी थी। उनकी कई कंपनियों को डायनामाइट बनाने वाली कई कंपनियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। इस तरह एल्फ्रेड नोबल कभी भी मार्केट में डायनामाइट पर मोनोपोली यानी इकलौता अधिकार हासिल नहीं कर सके। 1888 में यानी कि 1888 में कांस का दौरा करते समय एल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई। एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से एल्फ्रेड के लिए एक शोक संदेश छाप दिया। शोक संदेश ने उनके इन्वेंशंस के लिए उनकी बुराई की और कहा कि मौत का सौदागर मर चुका है। ये भी लिखा था कि जो इंसान तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बना। इससे एल्फ्रेड परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बारे में चिंतित थे कि उनकी मौत के बाद उन्हें इस तरीके से याद किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यही कारण है कि एल्फ्रेड ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की। वो इस घटना से बहुत आहत हुए थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें जनता की सेवा करने वाले के रूप में याद करें। 1895 में यानी कि 1895 में एल्फ्रेड ने अपनी अंतिम वसीयत पर सिग्नेचर किए और नोबेल प्राइज की शुरुआत करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा, जो लोगों को हर साल दिया जाना था। ये प्राइज फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और विश्व शांति के लिए कुछ इंटरनेशनल सेवा के लिए दिए जाने थे। प्राइज के लिए नाम लिखने का काम नोबेल कमेटी द्वारा लगभग 3000 लोगों के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो बताती है कि लोग किस फील्ड में सबसे अच्छे हैं और मैक्सिमम वोट का फैसला विनर का नाम तय करता है। प्राइज पाने वालों को एक गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता था। एल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में लिखा था कि पैसा डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच ठीक से फर्क नहीं बताया। इस कारण से पैसा इंजीनियर्स की तुलना में साइंटिस्ट के पास ज्यादा गया। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने छठे प्राइज की शुरुआत करने के लिए अपनी 300 एनिवर्सरी पर एक बड़ा अमाउंट डोनेट किया। ये प्राइज इकोनॉमिक्स एरिया में एक्सीलेंस के लिए दिया जाना था। नोबेल प्राइज के खिलाफ बहुत बुराइयां भी हुई है और कमेटी पर अक्सर किसी एक की साइड लेने का और पॉलिटिकल एजेंडा चलाने का आरोप लगाया जाता रहा। नोबेल प्राइज के खिलाफ एक बड़ी आलोचना ये है कि महात्मा गांधी को विश्व शांति में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। जिस साल गांधी जी की मौत हुई उस साल कोई भी नोबेल शांति प्राइज नहीं दिया गया था। कमेटी ने कहा कि इसके लायक कोई उन्हें मिला ही नहीं। ये उन बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज की बहुत आलोचना होती रही। एल्फ्रेड नोबल जीवन भर अकेले रहे और डिप्रेशन से जूझते रहे। हालांकि उनके बिजनेस के लिए उन्हें यात्रा करने और लोगों से मिलने की जरूरत थी, पर वो अकेले ही रहा करते थे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि लोगों ने दावा किया कि उनके कम से कम 3 अफेयर थे। उनका पहला अफेयर एलेक्जेंड्रा नाम की रशियन लड़की के साथ था, जिसने उनके प्रपोजल को मना कर दिया था।
1876 में उनका अपनी सेक्रेटरी बर्था किंस्की के साथ संबंध था। एल्फ्रेड ने एक न्यूज़पेपर में सेक्रेटरी की जॉब के लिए एक समझदार महिला के लिए एक एडवर्टीजमेंट दिया था। ऑस्ट्रिया की एक औरत इस पद के लिए सबसे काबिल थी। बर्था ने एल्फ्रेड को छोड़ दिया और अपने पुराने प्रेमी से शादी कर ली। हालांकि दोनों एल्फ्रेड की मौत तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। उनका सबसे लंबा रिश्ता सोफिजा हेस के साथ 18 साल तक रहा। एल्फ्रेड नोबेल की पर्सनैलिटी अक्सर उनके फील्ड में काम करने वाले लोगों को हैरान करती थी। उन्होंने अपने इतने अच्छे भाग्य के बावजूद भी हमेशा एक सादा जीवन बिताया। एक्सप्लोसिव्स और इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी के अलावा एल्फ्रेड को लिटरेचर में दिलचस्पी थी और वे अक्सर प्ले, नॉवेल और पोयम लिखते थे। उनके पास किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन था और वो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ते थे। एल्फ्रेड के पास 1500 से ज्यादा किताबों की खुद की लाइब्रेरी थी। इनमें फिक्शन के साथ साथ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के क्लासिक काम भी शामिल थे। उनकी ज्यादातर लिखी हुई किताबें छापी नहीं गई। एल्फ्रेड की पोयम इंग्लिश में लिखी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ अपने डिप्रेशन को दूर करने और अपनी इंग्लिश में सुधार करने के लिए पोयम लिखी थी। उन्होंने अपनी ज्यादातर पोयम को खुद ही खत्म भी कर दिया था। उनकी एनर्जी किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। वो एक वर्कहॉलिक थे जिन्हें आराम करना बहुत ही मुश्किल काम लगता था। उनकी पॉलिटिकल सोच भी काफी दिलचस्प थी। वे एक सोशलिस्ट थे और उन्हें डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं था। वो विमेंस एम्पावरमेंट में विश्वास करते थे और शांति पसंद करने वालों में से थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके इन्वेंशन जंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एल्फ्रेड मार्टिन लूथर को मानने वाले थे और डेली चर्च जाते थे। हालांकि बाद में अपने जीवन में वे नास्तिक बन गए। एल्फ्रेड नोबेल की जीवन भर सेहत खराब रही। उन्हें कई बीमारियां थी, जैसे ठीक से खाना न पचना, सिरदर्द और डिप्रेशन। वो कई हेल्थ रिजॉर्ट भी गए, लेकिन उन्हें उनके इलाज का तरीका पसंद नहीं आया। काम न करने से वो बोर हो गए। केमिकल्स के साथ काम करने और अपने तनाव भरे जीवन के कारण वो हमेशा बीमार रहते थे। और आगे इस जर्नी में एल्फ्रेड नोबेल ने अपने इन्वेंशन बैलिस्टाइड को इटली को बेच दिया था। इस रीजन से एल्फ्रेड पेरिस चले गए, क्योंकि उन पर विश्वासघात का आरोप